गरीब काली बहू की नवरात्रि। अरे ओ कंचन, ये कहाँ मर गई? चाय मिलेगी या नहीं? आई माँ जी, ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। कहाँ मर जाती है बार बार? माँ जी साक्षी को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। क्या करेगी अपनी उस काली बेटी को पढ़ाकर? होना तो उसका कुछ भी नहीं है, वो तो बस पैसे बर्बाद हो रहे हैं। माँ जी न शक्ल है न सूरत, फिर भी घमंड देखो, जैसे कहीं की महारानी हो। आपको भी जेठ जी के लिए यही काली बदसूरत लड़की मिली थी क्या? बहू, मैं तो शुरू से ही शादी के खिलाफ थी, लेकिन तेरे ससुर जी की जिद के आगे किसकी चलती है? उन्हें ही इसे अपने घर की बहू बनाना था। वो तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन इस मुसीबत को हम पर छोड़ गए। माँ जी, शोभा बस करिए, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आप मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही हैं। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे अपनाने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा रंग काला है, इसलिए? क्या काले लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है? जब देश ने हम सभी को बराबर का अधिकार दिया है तो ये सब क्यों? कंचन की बात सुनकर शोभा उठती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, आज तो तूने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की। आइंदा अगर ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो बोलने के लिए तेरे मुंह में जुबान ही नहीं बचेगी। कंचन रंग रूप में काली होती है, जिसके चलते उसके ससुराल वाले उसे हमेशा उसके काले रंग के लिए ताने देते हैं। स्वर्गवासी कंचन के ससुर महेंद्र प्रताप को कंचन पहली नजर में भा गई थी, इसलिए वो अपने बड़े बेटे पुनीत से कंचन की शादी करा देते हैं। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही महेंद्र प्रताप की मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते अब कंचन को समझने वाला कोई नहीं था। कंचन की 5 साल की एक बेटी होती है, जो रंग रूप में बिल्कुल कंचन की तरह काली होती है, जिसके चलते उसे भी अपनी माँ की तरह ही सब कुछ सहना पड़ता है। ओए सुन, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। चाची, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। तू मेरे काम को टाल रही है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर अर्चना साक्षी को मारने लगती है कि तभी वहाँ कंचन और शोभा आ जाती है। कंचन जैसे ही अर्चना को रोकती है तो ये सब देखकर शोभा को गुस्सा आता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब मेरी बहू का हाथ पकड़ेगी? लगता है तुम दोनों को आज तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। इतना कहकर शोभा कंचन और साक्षी को पकड़कर घर से बाहर ले जाती है और कहती है, आज तू और तेरी ये बेटी रात भर घर से बाहर रहेंगी, जब ही तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी। कंचन रोते हुए अपनी सास के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती है और दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। जिसके बाद कंचन और उसकी बेटी रात भर घर से बाहर भूखे प्यासे ही रहते हैं। रात गुजरती है और सुबह हो जाती है, लेकिन अब तक घर का दरवाजा नहीं खुला होता है कि तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। बिटिया, तू यहाँ घर के बाहर क्यों बैठी है? वो भी इतनी सुबह सुबह। मौसम तो देख कैसा है, और ऊपर से तू छोटी सी बेटी को लेकर बैठी है। ऐसे में तो तुम दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। साधु बाबा के इतना कहते ही कंचन उस साधु बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपनी और अपनी बेटी पर किए गए सारे जुल्मों के बारे में बताती है। बिटिया, तू हार मत मान। कुछ दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो नवरात्रि के पूरे 9 व्रत रख और सच्चे दिल से दुर्गा माता की पूजा कर। 9वें दिन कन्याओं को पूजा कर उन सभी के लिए भोग बना और उन्हें अपने हाथों से खिला। देख दुर्गा माँ तुझसे कैसे प्रसन्न होती है। इतना कहकर वो बाबा वहां से चले जाते हैं। कंचन अपनी बेटी साक्षी के साथ नवरात्रि की पूजा का सारा सामान लेने चली जाती है और नवरात्रि के शुरू होते ही अपनी बेटी के साथ बैठकर माँ दुर्गा की पूजा करती है कि तभी वहां अर्चना और शोभा आ जाते हैं। देखा माँ जी, अब इसका एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। तुझे क्या लगता है इस पूजा पाठ से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तू जैसी है वैसी रहेगी और यही तेरी जिंदगी है। अर्चना, मुझे माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास है, वो जरूर मेरी परेशानी को कम करेंगी। इतना कहकर कंचन दोबारा पूजा करने में लग जाती है। अर्चना और शोभा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अब कंचन की पूजा में अड़चन डालने की कोशिश करती हैं। माँ, मैं भी आपके साथ व्रत रखूंगी, मुझे भी माँ दुर्गा के लिए व्रत रखने हैं। नहीं साक्षी बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब आप माँ दुर्गा के लिए व्रत रखना। नहीं नहीं, मुझे व्रत रखना है तो रखना है, मुझे नहीं पता, मैं भी व्रत रखूंगी। अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो कोई बात नहीं, तुम व्रत रख लो।
लेकिन याद रखना तुम प्याज लहसुन जैसी चीजें बिल्कुल मत खाना, वरना तुम्हारा व्रत टूट जाएगा। अपनी माँ के कहे मुताबिक ही साक्षी प्याज लहसुन जैसी चीजों से दूर रहती है, लेकिन अर्चना अब इसी बात का फायदा उठाती है। साक्षी बेटी, ये देख तेरी चाची तेरे लिए क्या लेकर आई है, तेरी मनपसंद भिंडी की सब्जी। नहीं चाची, माँ ने मुझे ये सारी चीज खाने से मना किया है। अगर मैं ये सारी चीज खाऊंगी तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। साक्षी बेटा, बच्चों को तो सब चीज माफ होती है, तो इसे खा ले, अर्चना तुझे बिल्कुल भी नहीं डांटेगी। इतना कहकर अर्चना जानबूझकर साक्षी को प्याज वाली भिंडी खिला देती है। साक्षी जब भिंडी खाकर अपनी माँ के पास जाती है, साक्षी तूने कुछ खाया है क्या? सच सच बता, तूने क्या खाया है? माँ, चाची ने आज मुझे भिंडी खिलाई थी। क्या? अर्चना ने तुझे भिंडी खिलाई और तूने खा ली? तू जानती है ना उसमें प्याज होती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? इसीलिए मैं तुझे व्रत रखने से मना कर रही थी। दुर्गा माँ, मेरी बच्ची को माफ कर देना, वो तो नादान है। मैं जानती हूँ कि अर्चना ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। माँ, मेरी बेटी को माफ कर देना। इतना कहकर कंचन माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगती है। ऐसे दिन गुजरते हैं, नवरात्रि की 9वीं का दिन आ जाता है और कंचन आसपास के घरों में सभी छोटी बच्चियों को बुलाकर उनका पैर धोकर उन्हें टीका लगाती है और बनाया हुआ प्रसाद उन्हें अपने हाथों से खिलाती है और एक एक करके सारी कन्याओं को विदा करते हुए उनके पैर छूती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, अब मुझे भी हलवा पूरी दो ना। हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से हलवा पूरी खिलाती हूँ। इतना बोलकर कंचन जैसे ही साक्षी को हलवा पूरी खिलाने के लिए जाती है तो शोभा आकर उस प्रसाद की थाली को लात मार देती है। बहुत हो गया तुम दोनों माँ बेटियों का, जल्दी से पूजा का सारा सामान उठाओ और घर साफ करो, वरना इन सामान के साथ साथ तुम दोनों को भी घर से बाहर फेंक दूंगी। शोभा ये सब बोल ही रही होती है कि तभी दुर्गा माता की मूर्ति से एक चमकदार रोशनी निकलती है और देखते ही देखते कंचन के सामने साक्षात दुर्गा माता प्रकट हो जाती हैं। उठो कंचन, मेरी बेटी, तुम्हें रोने की अब जरूरत नहीं है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया और मेरा अपमान किया है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हे माँ, मेरे सामने आप आकर साक्षात प्रकट हो गई। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया जो मुझे आपके साक्षात रूप के दर्शन करने को मिले। अर्चना और शोभा साक्षात दुर्गा माता को देखकर उनके सामने झुककर उन्हें प्रणाम करने लगती हैं, जिसे देखकर दुर्गा माँ कहती हैं, तुम दोनों ढोंगी भक्त हो। तुमने एक सच्चे भक्त की पूजा में अड़चन पैदा करने की कोशिश की। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। नहीं माँ, आप इन्हें सजा मत दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। मैं इन लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। देखा, तुम लोगों ने इसकी और इसकी बेटी के साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी इसके दिल में तुम दोनों के लिए कोई भी नफरत नहीं है। कंचन, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ये वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम दोनों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और तुम दोनों सुखी से अपना जीवन जियोगी। इतना कहकर दुर्गा माता वहां से गायब हो जाती हैं। कंचन की ये सारी बातें सुन शोभा और अर्चना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कंचन से अपनी गलती की माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अपनी सास और देवरानी को हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए देख कंचन उन्हें उठाती है और उन्हें बिना कुछ कहे माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब कंचन और उसकी बेटी सुखी सुखी अपना जीवन जीते हैं। ये क्या, तू यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही है और घर के सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं? माँ, मेरे स्कूल के एग्जाम आने वाले हैं तो मैं उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। बस एक चैप्टर और, फिर मैं सारे काम कर लूंगी। तू पर पढ़ लिख कर क्या करेगी? तेरी काली शक्ल देखकर तो तुझे कोई जॉब भी नहीं देगा। इससे अच्छा तो तू घर के काम काज सीख। तेरे 18 साल के होते ही तेरी शादी करके तुझे घर से अलग कर दूंगी। माँ, आप हमेशा मेरे काले रंग को लेकर मुझे भला बुरा क्यों कहती हूँ? मैं तो आपकी सगी बेटी हूँ ना। मैं चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो।
अगर मुझे पता होता कि तुझ जैसी बेटी होगी तो मैं कभी तुझे पैदा ही नहीं करती। अपनी माँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें सुन 12 साल की रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लक्ष्मी के लगातार 3 बेटे हुए थे, रोशन, ऋषभ और मोहित। इसलिए लक्ष्मी की चाह थी कि उसकी चौथी औलाद एक लड़की हो। लेकिन जब लक्ष्मी को ये पता चलता है कि उसकी पैदा हुई बेटी काली है तो लक्ष्मी उससे मुंह फेर लेती है। लक्ष्मी के तीनों बड़े बेटे रूही का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देते हैं, लेकिन लक्ष्मी रूही को बहुत कम ही स्कूल जाने दिया करती थी। लक्ष्मी 12 साल की रूही से घर के सारे काम करवाया करती थी। लक्ष्मी के तीनों बेटे बाहर विदेश में काम करते थे, जिसके चलते उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जल्दी जल्दी हाथ चला, हाथों में क्या तेरे मेहंदी लगी है? आज शाम को मेरे तीनों बेटे विदेश से आने वाले हैं, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ, मैंने उनकी पसंद का सारा खाना बना दिया है और घर की सारी सफाई भी कर दी है, बस अब रंगोली बनानी है। हाँ हाँ ठीक है। माँ, क्या आज मैं कोई नए कपड़े पहन सकती हूँ? पूरे 3 साल बाद मैं अपने भाइयों से मिलूंगी। तो क्या कहीं की महारानी है जो तुझे नए कपड़े पहनने हैं? जो तेरे पास पुराने कपड़े हैं वही पहन, समझी? इतना कहकर लक्ष्मी वहां से चली जाती है और बेचारी रूही कुछ नहीं कह पाती। अपने भाइयों की आने की खुशी में रूही जल्दी से सारे काम खत्म करके अपने पुराने कपड़े पहनकर ही तैयार होती है। शाम होने के बाद दरवाजे की घंटी बजती है और लक्ष्मी खुशी खुशी हाथों में आरती की थाली लिए दरवाजा खोलती है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों बेटे अकेले नहीं बल्कि 3 अंग्रेजन लड़कियों के साथ हैं। मोहित, रोशन, ऋषभ, ये क्या? ये 3 अंग्रेजन लड़कियां कौन हैं? और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही हैं? माँ, ये तीनों हमारे साथ हमारी कंपनी में जॉब करती थी। इसका नाम जेनिफर, इसका ओलिविया और इसका क्रिस्टन है। वो तो ठीक है, लेकिन ये तीनों तुम्हारे साथ क्या कर रही हैं, वो भी साड़ी में? माँ, हम इन तीनों से प्यार करते हैं, इसलिए हमने इन तीनों से विदेश में ही शादी कर ली और अब ये तीनों तुम्हारी बहू हैं। क्या तुम तीनों ने शादी कर ली, वो भी अंग्रेजी लड़कियों से? गुस्सा मत करना, हम इन तीनों से बहुत प्यार करते हैं। ये तीनों बहुत अच्छी हैं और हमारी रीति रिवाज के बारे में सारी चीजें जानती हैं। यस माँ जी, हम लोग आपको शिकायत का एक मौका नहीं देंगे। जेनिफर, क्रिस्टिन और ओलिविया तीनों ही दिखने में काफी सुंदर होती हैं। लक्ष्मी अपने तीनों बेटे से बहुत प्यार करती थी और इतनी तीनों सुंदर बहू को देखकर लक्ष्मी इस शादी को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं का स्वागत करती है। जेनिफर, क्रिस्टन, ओलिविया, ये रूही है, तुम्हारी नंद रूही। अपनी तीनों भाभियों को उनके कमरे में ले जाओ। रूही अपनी तीनों अंग्रेजन भाभियों को उनके कमरे में ले जाती है। अगली सुबह होते ही तीनों अंग्रेजन बहुएं तैयार होकर नीचे आती हैं तो देखती हैं कि उनकी 12 साल की छोटी सी नंद घर में पोछा लगा रही है। वो तीनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, रूही पोछा क्यों लगा रही है? इन कामों के लिए तो घर में मेड होती है ना? क्या हुआ बहू, तुम तीनों यहाँ खड़े खड़े क्या बात कर रही हो? माँ जी, रूही तो अभी छोटी है और ये घर के काम कर रही है। तो क्या हुआ, कल को बहू इसकी भी शादी होगी और वैसे भी इसके काले रंग को देखकर मुझे नहीं लगता कोई इससे शादी करेगा। कम से कम घर के काम काज आते होंगे तो शायद इसका हाथ थाम ले। तुम लोगों को घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं, घर के सारे काम यही करती है, तुम तो बस आराम करो। इतना कहकर लक्ष्मी वहां से चली जाती। अपनी सास की बात सुनकर तीनों अंग्रेजन भाभियों को बहुत बुरा लगता है, इसलिए तो अब रूही के पास वो जाती हैं और उसे काम करने के लिए वो मना कर देते हैं। रूही, आज के बाद तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी, अगर मैं घर के काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अगर मैंने घर का काम नहीं किया तो माँ मुझे बहुत मारेंगी। कोई तुम्हें नहीं मारेगा, हम लोग हैं ना। हाँ रूही, तुम बस अपनी स्टडी पर ध्यान दो। तीनों अंग्रेजन भाभियों की बात सुनकर रूही बहुत खुश होती है, जिसके बाद तीनों अंग्रेजन बहुएं रूही को बाहर कपड़ों की शॉपिंग कराने के लिए ले जाती हैं और उसकी मनपसंद की सारी चीजें दिलाती हैं और घर आने के बाद उसको बहुत अच्छे से अपने हाथों से तैयार करती हैं। और अब तीनों अंग्रेजन भाभी अपनी काली नंद का बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ध्यान रखती हैं। वो तीनों उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं और स्कूल भेजती हैं। ये सब देखकर लक्ष्मी अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं को बहुत समझाती है, लेकिन तीनों अंग्रेजन बहुएं नहीं मानती। रूही, येलो मिल्क, इसे पूरा फिनिश करना, कल एग्जाम है ना तुम्हारा।
भाभी मुझे दूध नहीं पसंद। ऐसे कैसे नहीं पसंद? चुपचाप पूरा मिल्क फिनिश करो। रूही की तीनों अंग्रेजन भाभी उसे अपने हाथों से दूध पिलाती हैं और अगले दिन खुद वो तीनों उसे स्कूल छोड़ कर आती हैं। अपनी तीनों भाभियों का अपने लिए इतना प्यार देखकर रूही अब बहुत खुश रहती है और अपने ऊपर अपनी माँ के किए गए सारे दुखों को अब वो धीरे धीरे भूलने लगती है। ऐसे ही एक दिन, रूही हम लोग बाहर शॉपिंग पर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं भाभी आप जाइए, मुझे पढ़ाई करनी है। तीनों अंग्रेजन बहुएं शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। अब घर में सिर्फ लक्ष्मी और रूही होती है। रूही हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है और लक्ष्मी अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी लक्ष्मी को प्यास लगती है, वो पानी पीने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी लक्ष्मी का पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आ जाती है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से लक्ष्मी के सर पर चोट लगती है और खून निकलने लगता है। अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज सुनकर रूही भागते भागते बाहर आती है तो अपनी माँ को बेहोश पाती है। माँ होश में आओ माँ, ये तुम्हें क्या हो गया है? भगवान अब मैं क्या करूँ, माँ के सर से तो खून निकल रहा है। रूही को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो जल्दी से कपड़ा लाकर अपने माँ के सर पर बांध देती है जिससे वो खून को रोक सके और अपनी माँ को घसीटते हुए कमरे में लेकर आती है और बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को बेड पर लेटाती है। जिसके बाद रूही जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है और थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाता है। मैंने इन्हें दवाई तो दे दी है, थोड़ी देर में इन्हें होश भी आ जाएगा। आप बस इन्हें मेडिसिन टाइम टू टाइम दे दीजिएगा। डॉक्टर मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? आप फिक्र मत करिए, आपकी माँ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के जाने के बाद थोड़ी देर में सब लोग घर आ जाते। कुछ घंटे बाद जब लक्ष्मी को होश आता है तो उसे अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं से ये सारी चीजें पता चलती हैं। देखा माँ जी, अगर आज रूही नहीं होती तो क्या होता? आप हमेशा रूही से हेट करती रही, लेकिन आज रूही की वजह से आप ठीक हो। अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं की बात सुनकर लक्ष्मी को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो रूही से माफी मांगती है। रूही बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हारे काले रंग की वजह से मैंने तुमसे हमेशा नफरत की, तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। अपनी माँ को माफ कर दो। अपनी माँ के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर रूही अपनी माँ के गले लग जाती है, जिसके बाद अब रूही को अपनी भाभीियों और माँ का प्यार मिलता है और वो खुशी खुशी रहती है।